नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक बार परीक्षा दे चुके हैं, वो परीक्षा रद्द हो चुकी है। दूसरी परीक्षा जो होने वाली है री एग्ज़ाम, उसके लिए आप कितने तैयार हैं अपने आप को। तो इसको ये तैयारी आप मेरे साथ अपनी परखिएगा और देखिएगा। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जो री एग्ज़ाम होती है उसका स्टैंडर्ड हमेशा कठिन होता है। तो मैंने जो आपके लिए कुछ टेस्ट 1 में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे आप निश्चित रूप से आपको अपने यथार्थ का, अपनी गहराई का पता चलेगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट से संबंधित भी हैं, जीके भी है, जिसमें जीएस भी है, सर कंबाइंड करके लेके आया हूँ। और इस तरह क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन मुझे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इससे भी अपने आप को भी आपका आकलन करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न और एक निवेदन और कि जब यदि इसमें जो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं 31 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और आप अपना मूल्यांकन करते जाएं। अंत में वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि 31 क्वेश्चन आउट ऑफ 62 आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जान सकता हूं। आप मैसेज के माध्यम से मुझसे कुछ सलाह लेना चाहें, एडवाइस लेना चाहें, वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ साथियों। शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया। ध्यान से पढ़िए साथियों, भारतीय वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम कब लाया गया। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ कि आपके राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है साथियों। तो आप अपने आप से पहले टिक करिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहले आप कहीं भी लिख लीजिए और देखिए आप उसका क्या आंसर करते हो, मैं क्या बताने वाला हूं, उससे आप अपना मैच करते जाएंगे। और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने मार्क्स आउट ऑफ 62 बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर है साथियों 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। अभी देखिए साथियों, चर्चा में आपने सुना होगा कि हमारा एक पड़ोसी है मालदीव। हम पहले से एक बड़े पड़ोसी से परेशान थे जो पाकिस्तान था। अब एक और छोटा सा पड़ोसी जिसकी हम हर समय, हर कठिन परिस्थिति में जिसकी मदद करते रहें। समुद्र में स्थित है, अरब सागर में इसकी स्थिति है। ये अपने लक्षद्वीप से दक्षिण की तरफ स्थित है मालदीव। ठीक समझा साथी, अपने मालदीव की मैं बात कर रहा हूँ। इसके नए राष्ट्रपति बने मुइज़्ज़ू। तो वो मुइज़्ज़ू साहब भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं और वो चाइना के मकड़जाल में पड़ना चाहते हैं। तो ये देश अभी चर्चा में है, इसके साथ हमारे संबंध काफ़ी निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। इसने अपने यहाँ पर जो हमारी भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियाँ वहाँ पर रह रही थीं, इनके वो जो विमान का प्रबंध करना सिखाती थी और अन्य आपातकाल में मदद करती थी, इन्होंने उनको भी वहाँ से बाहर जाने के लिए कह दिया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस देश की राजधानी कहाँ है, मालदीव की राजधानी कहाँ साथियों। तो मुझे लगता है आपने अभी तक अपना आंसर लिख लिया होगा और मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर है आपको माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। अब हम चलते हैं। देखिए साथियों, एक बात और बताएं आपको, करंट में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट में, चाहे स्टिल जीके में, जीएस में, जो करंट से रिलेटिव होते हैं उन्हीं के बारे में डिटेल जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है, उनके बारे में अन्य अध्ययन भी है। चलिए साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब ये मालदीव देश है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ये मालदीव देश, पहले तो ये समझिए आप, इस प्रश्न में कई तथ्य छुपे हुए हैं कि मालदीव भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो मालदीव किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब इसको ब्रिटेन से कब आज़ादी मिली, ये भी हमें जानना है। इस मालदीव की सारी अर्थव्यवस्था साथियों
टूरिज्म सेक्टर पर ही निर्भर है। और जब भारत का विवाद चल रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, उन्होंने लक्षद्वीप की सुंदरता भी अपने देशवासियों को, विदेशियों को भी दिखाई और समझाई। उससे मालदीव और चिढ़ा हुआ है। उसको लगता है कि यदि जो अपना लक्षद्वीप है वो यदि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसको होने वाला है। और भारत को विकल्प की तलाश है ही है। हमारे पास भी जो इससे अधिक खूबसूरत स्थान हैं तो हम क्यों ना विजिट करें, तो अपने ही देश के अपने ही भाग में जाएं और उसको देखें और समझें। तो लक्षद्वीप की आपने एक फ़ोटो देखी होगी, कुछ समय पहले मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं समुद्र तट पर इत्मीनान से, तो वो देखने से लग रहा है कितना सुंदर दृश्य है। अब साथ ही बात करते हैं मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी कब मिली। उम्मीद करता हूँ आपने अपना प्रश्न लिख लिया होगा। मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। इसका आंसर है 1965। 1965 में मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। ब्रिटेन के उपनिवेश से मुक्त हुआ मालदीव साथियों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कनाडा एक और देश है साथियों जिससे हमारा वर्तमान में कुछ नोक-झोंक सी चलती रहती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी हैं। तो कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है, और यहाँ पर अपने जो सिख समुदाय के लोग हैं वो बहुत अधिक हैं। आपको वहाँ पर प्रत्येक 2 में से एक ड्राइवर भारत का दिख जाएगा। तो वहाँ पर एक जो खालिस्तानी आतंकी था वो मारा गया। तो कनाडा कहता है कि इसमें भारत का हाथ है। इसी बात पर विवाद चल रहा है, और कनाडा के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ट्रूडो साहब, वो उन खालिस्तानी आतंकियों की मदद करते रहते हैं, उनके पक्ष में बयान देते रहते हैं। तो इसी संबंध में विवाद हुआ है। तो उसकी भी राजधानी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा की इसकी लोकेशन कहाँ है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, और इसकी राजधानी है साथियों ओटावा। कहाँ है? ओटावा। ये भी अपने मार्क्स नोट करते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी साथियों वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। इसमें ये बताया गया 125 देशों का आंकड़ा लिया गया। 125 देशों में भूख सूचकांक का आंकड़ा लिया गया। तो इसमें भारत की स्थिति खराब है, और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है साथियों। तो आप लिख लीजिए अपने जहाँ भी कौन सा आपका आंसर है, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, और आप टिक करेंगे कि आपको इसके मार्क ऑप्टेन होते हैं या नहीं। अपना मालूम मूल्यांकन आपको स्वयं करना है हमारे साथ साथ, और अंत में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो ये साथियों है इसका राइट आंसर 111वां स्थान भारत का है। 125 देशों में 111वां स्थान। बहुत ही खराब स्थिति है भारत के लिए साथियों। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां। यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमसे इस सूचकांक में उनका स्थान ऊपर है साथियों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा क्वेश्चन अगला रहा ये। अल्पसंख्यकों के संबंध में संवैधानिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये बताना है आपको। बताइए आप इसमें से अनुच्छेद आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 18 एंड आर्टिकल 29। ध्यान दीजिए साथी, जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, उसमें देखिए आप कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है। नोट कर लिए आप अपना आंसर, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो वो आंसर है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है। अल्पसंख्यकों को अपना अलग शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की परमिशन देता है, और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 29। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न रहा ये आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कोट करिए आप लोग, अपना आंसर लिखिए और अपने मार्क्स
यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो अपने मार्क्स ऐड करते रहिए और मुझे अंत में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथ ही इसका हम हिंट करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अब मुझे आप इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है साथियों 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा साथियों। आंसर टिक करिए, बताइएगा। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम और मेघालय। आप अपना आंसर टिक करिए और मेरे आंसर से मैच करते हुए ऐड करिए अपने कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो ये इसमें से कौन सा साथियों? देखिए फिर से विकल्प, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम और मेघालय। साथियों इसका राइट आंसर है असम। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोडक्शन कंट्री कौन सा है भाई? देखिए आप विकल्प देखिए, चीन, ब्राज़ील, भारत और अर्जेंटीना। चेक करिए आप फिर से विकल्प एक बार, चीन, ब्राज़ील, भारत और अर्जेंटीना। आपको टिक करना है कि विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश कौन सा है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा और आप मैच करेंगे अब मेरे साथ अपना आंसर। तो इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक एवं उपभोक्ता देश भी भारत ही है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में कौन सा राज्य हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अब आप एक चीज़ जान गए कि विश्व में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन कौन करता है, तो भारत है। अब अगला क्वेश्चन कि भारत में कौन सा राज्य हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसके विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में से कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन करता है? तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपने नोट कर लिया होगा अपना आंसर और अब आप मैच करिए मेरे साथ अपना आंसर। तो ये और कोई नहीं, ये है अपना प्यारा महाराष्ट्र, शिवाजी का क्षेत्र महाराष्ट्र, मराठी मनस्वा। तो दक्षिण के ही राज्य सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन करते हैं। इसमें महाराष्ट्र के बाद अन्य राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी आते हैं। उड़ीसा में भी हल्दी का उत्पादन होता है। सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करें तो वो है हमारा महाराष्ट्र। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। फिर एक और प्रश्न हल्दी से। कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, जीआई टैग जिसे बोलते हैं आप, प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? कंधमाल जो हल्दी की एक टाइप है उसको जीआई टैग मिला है। यह जीआई टैग कंधमाल हल्दी किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने, ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा। क्विट करिए अपना आंसर और तैयार हो जाइए मेरे साथ अपने आंसर को मैच करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का भी आप आंसर राइट देंगे और अपने टोटल मार्क्स में 2 अंक ऐड करेंगे। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में कंधमाल हल्दी को किस राज्य का ये जीआई टैग मिला है? तो वो है साथियों उड़ीसा।
बाबू नवीन पटनायक का प्रदेश उड़ीसा। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? साथियों प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का इस वर्ष आयोजन अपने ही देश में किया गया। कहाँ किया गया ये अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जब चूँकि ये इसकी बैठक इस वर्ष अपने देश में हुई है तो हमें ये जानना इसके बारे में बैकग्राउंड ये भी आवश्यक है कि इसका स्थापना इसकी कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। विकल्प में आपके सामने ए 1890, बी 1894, सी 1900 एंड डी 1905 ईस्वी। बताइए आप अपना आंसर टिक करिए और मेरे साथ मैच करने के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद करूंगा आप इसमें भी सही आंसर देंगे और 2 अंक अपने साथ ऐड करेंगे। आपने अपना आंसर दे दिया, मैं आपको इसका राइट आंसर बताने वाला हूं साथियों। तो इसका राइट आंसर है 1894। 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी साथियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है ना गुगली? क्योंकि जो इवेंट हमारे यहाँ हुआ है तो उससे संबंधित प्रश्नों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वो प्रश्न एज इट इज़ नहीं आएगा तो उसके बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो ये करंट भी है और स्टिल भी हो गया आपका। तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। विकल्प आपके सामने हैं वियना, हेग, लॉजेन और पेरिस। अपना आंसर आप टिक करिए और मेरे साथ आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए और अपने अंक अपने टोटल स्कोर में जोड़िएगा। तो ये स्थान कोई और नहीं, ये स्थान है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लाजेन। ये लाजेन कहाँ है साथियों? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत इजरायल में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इजरायल में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अभी साथियों इजरायल और गाज़ा जो आपका हमास है, फ़लस्तीन का क्षेत्र, वो हमास प्रशासित है, उसमें युद्ध चल रहा है। क्योंकि इजरायल में कंसर्ट में उन्होंने 2-2,500 लोग जो उस कंसर्ट में भाग ले रहे थे उनको 29 लोगों पर गोलियां चलाकर आतंकवादियों ने उनका कत्ल कर दिया था। तो इजरायल उनसे उन्हीं की भाषा में उत्तर दे रहा है और वो कुछ लोगों को बंधक भी बना ले गए थे। उनको छुड़ाने का प्रयास अभी तक जारी है आज तक। तो साथियों इसमें इजरायल में अपने फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन कावेरी, सी ऑपरेशन मैत्री और डी ऑपरेशन गंगा। तो आपको इसका आंसर क्लिक करना है और आप तैयार हो जाइए मेरे साथ अपने आंसर को मैच करने के लिए और अपने स्कोर में जोड़ने के लिए। तो वो साथियों कोई और नहीं, वो ऑपरेशन था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये चलाया गया था इजरायल में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आयरन डोम सिस्टम किससे संबंधित है? पहले तो यदि आप इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने आयरन डोम सिस्टम का नाम सुना होगा। और इसके लिए आपको कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं। यदि आप टीवी पर समाचार देखते हो, न्यूज़ देखते रहे हों या आप समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए कठिन भी होने वाला है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है, पनडुब्बी रोधी प्रणाली है, टैंक रोधी प्रणाली है या लेज़र बीम रोधी प्रणाली है। आयरन डोम सिस्टम और ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है? तो हम आपको हिंट करना चाहेंगे ये आयरन डोम सिस्टम इजराइल में ही तैनात है। अब आप इसका उत्तर दीजिए।
और उम्मीद करता हूँ आपने अपना उत्तर टिक कर लिया होगा और मैच करिए मेरे साथ, मैं आपको उसका करेक्ट उत्तर बताता हूँ। तो आयरन डोम सिस्टम संबंधित है मिसाइल रक्षा प्रणाली से, और जब वो फ़लस्तीनी उग्रवादी इजराइल में घुसे तो उन्होंने इस आयरन डोम सिस्टम को हैक कर लिया था और वो घुस गए थे, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राफा क्रॉसिंग किस देश के साथ सीमा साझा करती है? राफा क्रॉसिंग का नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ये गाज़ा पट्टी क्षेत्र में ही स्थित एक क्रॉसिंग है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इस समय युद्धग्रस्त क्षेत्र है और लोग शरण लेने के लिए इधर उधर जो पड़ोसी देश हैं उसमें भाग रहे हैं। तो आपको बताना है कि राफा क्रॉसिंग किस देश के साथ सीमा साझा करती है। आप अपना उत्तर क्विक कीजिए इसमें। ऑप्शन ए मिस्र, बी लेबनान, सी सीरिया एंड डी इराक। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर इस पर टिक किया होगा। आप मेरे साथ मैच करने के लिए तैयार हैं और अपने पॉइंट जोड़ते रहिए और अंत में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये राफा क्रॉसिंग है, ये कहाँ पर है? गाज़ा पट्टी में, गाज़ा पट्टी। और ये क्षेत्र जो है इजराइल में ही चल रहा है यहाँ पे युद्ध। तो ये किससे सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है साथ ही आपके इजिप्ट से, मिस्र देश के साथ गाज़ा पट्टी पे राफा क्रॉसिंग खुलती है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य में शुरू किया गया? नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर प्रारंभ किया गया है और ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? विकल्प हैं आपके सामने। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश एंड डी उड़ीसा। आपको इसमें से 4 में से सही उत्तर टिक करना है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। अब आप अपना उत्तर मेरे साथ मैच करिए और अपने मार्क्स इंक्रीज कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत शुरू किया गया साथियों तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? M.K. स्टालिन। इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिमी घाट की किस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? प्रश्न को फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिमी घाट की किस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? विकल्प है आपके सामने। नीलगिरी तहर, डांसिंग फ्रॉग, पिग्मी हॉग एंड जंगली टाइगर। बताइए साथियों, आंसर टिक करिए और मेरे साथ करेक्ट आंसर के लिए आप आइएगा। टिक करिए, अपने मैच करिए आपने आपका आंसर मेरा आंसर क्या है। यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो अपने स्कोर में 2 अंक ऐड कर लीजिए। तो वो कोई और नहीं, वो है आपका डांसिंग फ्रॉग। पश्चिम घाट में पाई जाती है और ये संकटग्रस्त प्रजाति है फ्रॉग की, इसको डांसिंग फ्रॉग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन भी राइट होगा और आपने 2 अंक ऐड कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में आपके सामने। ए 15 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर एंड डी 30 अक्टूबर। सोचिए और टिक करिए अपना आंसर। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपना राइट इस प्रश्न का राइट आंसर और आप मेरे साथ मैच करेंगे। यदि आप सही होते हैं तो ईमानदारी से अपने साथ 2 अंक जोड़ लीजिए। यदि आप गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में 2 अंक जोड़ने के लिए तैयार रहिए। मैं इस तरह प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है साथियों आपका
16 अक्टूबर, 16 ऑफ अक्टूबर। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य में 7 पुलों की मंजूरी के लिए सेतु बंधन योजना शुरू की गई है? विकल्प हैं आपके ए जम्मू कश्मीर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी मिजोरम। सही क्वेश्चन साथियों, आंसर सही पर टिक करिए आप, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। विकल्प ए जम्मू कश्मीर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। आप मेरे साथ मैच करिएगा सही आंसर, और सही इस प्रश्न का सही आंसर है साथियों अरुणाचल प्रदेश। 7 पुलों की सेतु बंधन योजना शुरू की गई है, कहाँ पर? जम्मू अरुणाचल प्रदेश में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था? विकल्प हैं आपके सामने ए 1958, बी 1955, सी 1945 एंड डी 1949। टिक करिए अपना आंसर और ऐड करिए अपने आंसर के साथ, जब आप मुझसे मैच कर लेंगे। यदि आपका आंसर राइट होता है तो 2 मार्क्स ऐड करिए अपने स्कोर में। लीजिए साथियों, तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको, शायद आपने टिक कर लिया होगा। फिर देखिए एक बार विकल्प 1958, 1955, 1947 और 1949, 1958, 1955, 1947, 1949। साथ ही इसका राइट आंसर है DRDO का गठन कब किया गया था? 1958। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। विकल्प में आपके सामने है, नहीं है, कौन सा इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी LPG एंड डी सौर ऊर्जा। साथ ही बहुत सरल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा सर बहुत घुमा रहे हैं तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सरल भी रखे हैं। इस क्वेश्चन को तो सब लोग मुझे लगता है अपने साथ मार्क ऐड करेंगे ही। तो इसका आंसर है साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इन दिए हुए विकल्प में से। चलिए साथी, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? विचार करिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? और विकल्प ये हैं आपके सामने, ए डॉक्टर अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी आर्यभट्ट एंड डी कस्तूरी रंगन। चारों लोग कहीं न कहीं भारत के विकास में बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अनुसंधान के क्षेत्र में भी। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? टिक करिए अपना आंसर और आइए आप मेरे साथ मैच करने के लिए। मैच करिएगा साथियों, मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करिए। अगर मैच होता है तो अंक जोड़िए। इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? UAV, अनमैन्ड व्हीकल, UAV बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान कौन सा है? तो आपको विकल्प दिए हैं सामने, ए त्रिशूल, बी लक्ष्य, सी वरुण एंड डी गरुड़। टिक करिए साथियों, कौन सा क्वेश्चन इसमें से कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है, और उसके बाद हम मैच करिए मेरे साथ। तो मैच करने के लिए चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। और अब मैं टिक करता हूँ कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है साथियों लक्ष्य। फर्स्ट UAV आपका लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है, किसके लिए पहला उपग्रह भेजा गया? वैसे तो बहुत सारे उपग्रह भेजे गए, लेकिन शिक्षा के लिए पहला उपग्रह कौन सा भेजा गया था? तो उस उपग्रह का आपको नाम बताना है। विकल्प है आपके सामने, ए एडुसेट, बी इनसेट,
सी कार्टोसेट एंड डी मैग्नोसेट। विचार करिए, जोर डालिए अपनी मेमोरी पर कि भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है, एडुसेट, इनसेट, कार्टोसेट एंड मैग्नोसेट। टिक करिए अपना आंसर और तैयार रहिए मेरे आंसर से मैच करने के लिए। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है एडुसेट। एडु फॉर एजुकेशनल एंड सेट मतलब सैटेलाइट। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एडु एजुकेशनल, सेट सैटेलाइट, एजुकेशन सैटेलाइट मतलब एडुसेट। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चुंगथांग बांध किस राज्य में स्थित है? चुंगथांग बांध किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं आपके सामने, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी नागालैंड। विचार करिए, चुंगथांग बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड नागालैंड। टिक करिए अपना आंसर और साथियों तैयार हो जाइए मेरे साथ अपने आंसर को मैच करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर मैच होगा और आप इस अपने साथ 2 अंक ऐड करेंगे। ये साथियों ईमानदारी बरतना है, ईमानदारी बरतना आपके हाथ में है और आंसर मुझे बताना है। मैं इसका एवोल्यूशन करूँगा कि मैंने जो टेस्ट में क्वेश्चन रखे उसके अनुसार आपके कितने अंक आते हैं। तो मैं आपको आपके कमेंट के साथ आंसर भी दूंगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। साथियों टिक करिए, चुंगथुंग बांध ये साथियों स्थित है आपके सिक्किम राज्य में। अभी बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ में इस बांध को काफ़ी नुकसान हुआ था। साथियों ऊपर एक झील से जो पानी निकला था उसके नीचे बांध बना हुआ है, तो बांध को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है। साथियों तो चुंगथुंग बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो कार्बन रिलीजिंग कंट्री भारत कब तक बनेगा? इसके लिए सबने अपना अपना टारगेट सेट किया है। साथियों मैं इसके लिए हिंट देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2100 इस सदी के अंत तक 2100 तक नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। लेकिन हमारे प्यारे भारत ने इसका लक्ष्य 2100 से पहले रखा है, क्योंकि चारों विकल्पों में 2100 से पहले ही आपको दिख रहा है। विकल्प ए है 2035 तक, बी विकल्प बी है 2045 तक, विकल्प सी है 2064 तक एंड विकल्प सी है 2070 तक। तो उम्मीद करता हूँ आप इनमें से अपना आंसर टिक करिए और मेरे साथ मैच करने के लिए हो जाइए तैयार। मैं आता हूँ आपको बताने के लिए इसका राइट आंसर क्या है। साथियों ये प्रश्न अभी हाल में ही आपके समाचार पत्रों की भी सुर्खियों में रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत सन 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन जीरो के टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहा है। हमने टारगेट रखा है कि हमें इस लक्ष्य को 2070 तक हासिल करेंगे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जितना कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे उतना कार्बन हमारे प्राकृतिक स्रोतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। कौन कौन अवशोषित करता है? तो आपका जैसे जंगल हैं, वन हैं, उनमें जो पेड़ हैं वो कार्बन को अवशोषित करते हैं और समुद्र भी कार्बन को अवशोषित करता है। साथियों तो हमने कब तक का लक्ष्य रखा है? इसीलिए के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और अन्य भी प्रकार की जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, चाहे वो हाइड्रोजन भारत ऊर्जा है, इन सब का उपयोग करके हम जो कार्बन आधारित हमारा ऊर्जा संयंत्र है, जो ताप विद्युत पर निर्भर औद्योगिक बिजली की इकाइयाँ हैं जो कोयले से आपकी बिजली बना रही हैं, तो सबसे तो उत्सर्जन लगभग उसी से होता है साथियों। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। वाहनों पर भी आपने देखा होगा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना शुरू हो गए हैं और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक सूर्य घर योजना भी लागू की है जिसका उद्देश्य है कि भारत के 1 करोड़ घरों पर सौर प्लेट से उन घरों को सूर्य ऊर्जा पर निर्भर कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि बिजली की जो डायरेक्ट खपत है वो कम होगी और हम बिजली के उत्पादन में भी अन्य स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं। और नेट कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को अचीव करना है कब तक? 2070 तक।
चलती है साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान की परत की खोज की है? पिघली हुई चट्टान की परत की खोज कहाँ पर हुई है? देखिए साथियों, अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह पर यदि हमें कहीं बर्फ या जल प्राप्त होता है तो वहाँ पर हमें एक उम्मीद बन जाती है कि वहाँ पर जीवन संभव है। और इंसान आज लगा हुआ है कि अन्य ग्रहों पर, जैसे हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, ऐसे किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन है कि नहीं है। तो ये हमने अपने ही सौरमंडल के किसी ग्रह के आंतरिक भाग में पिघली हुई बर्फ की चट्टान की परत की खोज की है। तो आपको टिक करना है कि इनमें से आंसर क्या हो सकता है। विकल्प आपके सामने है, ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल एंड डी बृहस्पति। टिक करिए अपना आंसर। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति में से कौन सा ग्रह है जिसके आंतरिक भाग में पिघली हुई बर्फ की चट्टान की परत की खोज की गई है? अब आप आइए मेरे साथ मैच करिए और ऐड करिए अपने साथ 2 अंक। यदि आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो साथियों कोई और ग्रह नहीं, वो है अपना लाल ग्रह मंगल। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है? साथियों ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप देखते हैं, खाद्य मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसके आधार पर महंगाई तय की जाती है और अन्य सारे आंकड़े भी इस पर होते हैं। तो इसके लिए कोई आधार वर्ष रखा जाता है। उसी आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान में महंगाई की या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हम गणना करते हैं। तो उसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जब हम गणना करते हैं तो उसके लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। विकल्प में आपके सामने ए विकल्प है सन 2005 एंड विकल्प बी 2010, विकल्प सी 2012 एंड विकल्प डी 2015। टिक करिए अपना आंसर। 2005, 10, 12 एंड 15 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष कौन सा है? 2005, 2010, 2012 एंड 2015। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा और अब आप अपना आंसर मेरे साथ मैच करिए। और इसका सही आंसर है साथियों सन 2012। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है? रेशम की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? बनारस की है ना। तो आपको इसका आंसर देना है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है। विकल्प में आपके सामने ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना एंड डी कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक कौन सा राज्य है जो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंसर टिक करिए साथी और उम्मीद करता हूँ अपना अपना आंसर टिक कर लिया होगा। मैं चलता हूँ अपने आंसर की तरफ। मैं इसका बताता हूँ आपको राइट आंसर और आपको मैच करना अपने आंसर के साथ। यदि आपका आंसर सही होता है तो 2 मार्क्स ऐड करिए अपने टोटल स्कोर में और मुझे अंत में वीडियो को लास्ट में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो मैं आपका वैल्यूएशन करूँगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है साथियों। और एक बात और, यदि आपको रेगुलर क्लास लेना है सब्जेक्टिव टाइप का, मेरे अपने चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट पर मैं इस समय हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज चला रहा हूँ। प्रतिदिन एक ही क्लास में डालता हूँ। आपको अगर डीप में आप ये देखिए परीक्षा में समय है तो आप अपनी तैयारी को अब पुनः शुरू कर सकते हैं। नया व्यक्ति भी अगर मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ता है और मैं उसमें सारे पॉइंट वही रखता हूँ, वही प्रश्न रखता हूँ, वही प्रश्न मिलेंगे आपको। अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा भी देते हैं तो उसी से रिलेटिव पीसीएस में तो एज इट इज मिल सकते हैं। मैं वही सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल पर आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी साथियों। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो साथियों अब आते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए अपने साथी, जो अन्य साथी भी आपके हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप मेरे चैनल पर लेके आइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और मैं ऐसे ही बेहतरीन टेस्ट लेकर आता रहूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं पर वीक ऐसे 2 टेस्ट लेकर आऊँ, एक आपका थर्सडे एंड नेक्स्ट मंडे को। ठीक है साथियों, थर्सडे एंड मंडे 2 दिन ऐसे आपको वीकली टेस्ट लेकर आऊँगा, वीक में 2 टाइम।
चलिए साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है? तो वो कोई और राज्य नहीं है, वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना नहीं, कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। ये भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 70% इसका उत्पादन करता है साथियों। चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और ये आपके लिए बोनस है। मैं आपके मार्क्स 60 में से काउंट करूंगा, एक प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा है। अभी हमने आप बात की थी आपके साथ कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का साथियों क्वेश्चन नंबर है 31। कौन सा है? 31। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र भारत में आयोजित किया गया है। ये मैंने आपको भी बताया था, लेकिन अब आपको आंसर ये बताना है कि भारत में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र आयोजित किया गया है। विकल्प है आपके सामने: नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड अहमदाबाद। टिक करिए साथियों अपना आंसर: नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड अहमदाबाद। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर टिक किया होगा। मैच करिए मेरे साथ। तो ये कहीं और नहीं, ये हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई। आर्थिक राजधानी कहाँ है भारत की? मुंबई। सारी गतिविधियों केंद्र यहीं पे है। आपका नाबार्ड हो, आपका सेबी हो, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सबका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र का आयोजित किया गया मुंबई में। इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर की सीरीज आपकी होती है समाप्त। और आप थैंक यू फॉर वाचिंग GRG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल GRG कोचिंग पॉइंट पर आप देखते रहिएगा फ्री कोचिंग विद सुनील सर। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूरी सीरीज परीक्षा तक लेकर आने वाला हूं। और यदि मैं इस बात के लिए मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, यदि आप मेरी सीरीज़ देखते रहे, मैं एक क्वेश्चन के साथ केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं कराता हूं, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताता हूं, उससे बैकग्राउंड से संबंधित चीज़ें बताता हूं। उसमें एक प्रश्न में आपको अगर आप मेरा एक प्रश्न देखते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी यदि मेरे से आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप उससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न हल कर सकते हैं परीक्षा में, और उससे संबंधित प्रश्न आ जाएँ। तो ये नहीं देखिएगा, इसमें 31 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की सहायता से, मेरे डिस्क्रिप्शन समझाने के तरीके की सहायता से आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा। परीक्षा में आपको इससे संबंधित अगर 150 भी प्रश्न भी मिलेंगे तो आप प्रश्नों को छोड़ नहीं सकते, आप उस प्रश्न को सॉल्व करके ही आइएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसी के साथ थैंक यू अगेन। अपडेट, रेगुलर अपडेट, फॉर रेगुलर अपडेट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता चाहती हूँ, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए भी बहुत मददगार होने वाला है। ठीक साथियों, थैंक यू।